नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से बड़ा झटका मिला है। अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया था तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का रिटेलिएशन ईरान करेगा, स्पेशली गल्फ कंट्रीज के ऊपर। और अमेरिका का जो भी गोल था वो कहीं से भी हिट नहीं हुआ हो पाया, स्पेशली रेजीम चेंज का। और भले ही डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर ले कि हमने ईरान को ख़त्म कर दिया, उनकी नींव बची नहीं है। लेकिन असल बात यही है कि ईरान ने खुलकर रिटेलिएशन किया और एसिमेट्रिक वॉरफेयर का बड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं फेस सेव करने के लिए अब आप देखोगे तो अमेरिका हो सकता है एक बड़ा प्लानिंग कर रहा हो ग्राउंड इन्वेजन का। आप देख सकते हो ये सब खबरें आ रही हैं होर्मुज़ स्ट्रेट्स को लेकर। खैर, आइलैंड हार्मोस प्लान से जुड़े ईरान और ये इन्वेजन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट अमेरिका का आपको इस समय मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा। अभी एक और यहाँ पर जो फाइटर शिप है वो भेजा गया है। डिटेल से हम समझेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली अमेरिका क्या करना चाह रहा है, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ईरान किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यूएस के द्वारा क्या डिप्लॉयमेंट किया गया है। देखो, अमेरिका ने 53,000 से ज़्यादा और अपने जो मरीन और सेलर्स हैं उनको भेजा है मिडिल ईस्ट में एम्फीबियस असॉल्ट शिप के साथ, जिसका नाम है यूएसएस त्रिपोली। ये मैं इसी पर्टिकुलर शिप की बात कर रहा हूँ। समझिए, यूएसएस ट्रिपोली जो है ये सिर्फ एक शिप नहीं है, ये तैरता हुआ असॉल्ट बेस आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपको F-35B जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर तैनात रहते हैं एम्फीबियस इन्वेशन के लिए। मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं पर भी कभी भी किसी समय स्ट्राइक लॉन्च कर सकता है, एयर स्ट्राइक। फिर दूसरा क्या है कि यहाँ पर ग्राउंड ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकता है एनिमी टेरिटरी में, इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है विदाउट लैंड बेस। यह चलता फिरता आप कह सकते हो असॉल्ट बेस है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। हाँ, और यही चीज़ अमेरिका ने यहाँ पर भेजी है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बूट्स ऑन द ग्राउंड की। बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब ही यही होता है हुआ लेट डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस सोल्जर्स इनसाइड ईरान्स टेरिटरी। और ये डिफरेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि ये प्योर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक, नेवल ब्लॉकेज इन सब से अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली ईरानियन सॉइल में जाकर अमेरिका फाइट करने की कोशिश कर रहा है। और ये एक नया फेज आप कह सकते हो यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था, प्रॉक्सी अटैक्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ से पॉसिबल लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन होगा एंड दिस मार्क्स अ मेजर एस्केलेशन, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली ग्राउंड एंट्री कर रहे हो ईरान के अंदर, विच इटसेल्फ इज़ अ रेड लाइन। मतलब आप रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है यहाँ पर फिर ईरान भी खुलकर आपके ऊपर अटैक करे। इट गोज़ बियॉन्ड कंटेनमेंट, मतलब यहाँ पर एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है, जैसा अभी खबरें आ रही है। मतलब जिस तरह से अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। अच्छा, यूएस ग्राउंड डिप्लॉयमेंट क्यों कंसिडर कर रहा है ये समझिए पहले क्या है, ना कि अभी तक वो यूएसए अमेरिका ज़मीन पर सेना भेजने पर विचार क्यों कर रहा है। सिर्फ एयर स्ट्राइक्स, हवाई हमले की सीमाएं। हवाई हमले बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन उनकी कुछ बड़ी सीमाएं हैं। गहराई में बने न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते। कई परमाणु ठिकाने ज़मीन के बहुत अंदर या पहाड़ों के नीचे बने होते हैं। डैमेज का सही आकलन मुश्किल होता है। ऊपर से बम गिराने के बाद पता नहीं चलता कि अंदर कितना नुकसान हुआ। मोबाइल टारगेट्स जैसे मिसाइल लॉन्चर छुप जाते हैं। एयर पावर हर जगह हर समय मौजूद नहीं रह सकती।
ईरान की रणनीतिक ताकत। ईरान ने अपनी रक्षा को इस तरह बनाया है कि सिर्फ हवाई हमलों से उसे हराना मुश्किल हो। अंडरग्राउंड बंकर्स, भूमिगत ठिकाने, डिस्पर्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फैली हुई सैन्य व्यवस्था, यानी टारगेट एक जगह नहीं, अलग अलग जगह फैले हैं। मिसाइल प्लस ड्रोन नेटवर्क, जवाबी हमला भी कर सकता है, इसलिए सिर्फ एयर अटैक से पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है। ग्राउंड फोर्सेस, ज़मीनी सेना क्यों ज़रूरी हो सकती है? अगर अमेरिका पूरी तरह कंट्रोल चाहता है तो उसे ज़मीन पर जाना पड़ सकता है। प्रिसिजन टारगेटिंग, सटीक हमला, सैनिक अंदर जाकर इंसैक्ट लोकेशन पर हमला कर सकते हैं, खासकर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ में। फिजिकल कैप्चर, सीधा कब्जा, न्यूक्लियर मटेरियल या मिलिट्री बेस को कब्जे में लेना, सिर्फ नष्ट करना नहीं बल्कि कंट्रोल करना। वेरिफिकेशन, पक्का करना, अंदर जाकर कंफर्म किया जा सकता है कि टारगेट पूरी तरह खत्म हुआ या नहीं। असली रणनीतिक सोच रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका फुल इन्वेजन नहीं बल्कि लिमिटेड रेड्स, छोटे ऑपरेशन, स्पेशल फोर्सेस मिशंस, स्पेसिफिक टारगेट्स कैप्चर पर विचार कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स इसी रास्ते से ग्लोबल सप्लाई ले जाते हैं। अगर ये बंद हो जाए, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। यानी ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक लाइफलाइन है। ईरान की भूमिका। ईरान कई बार शिपिंग को रोकने या ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। टैंकर सीज करना या रास्ता बंद करना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल प्रेशर टूल है। यूएस अमेरिका का उद्देश्य, यूएस ऑब्जेक्टिव: 1. ऑयल फ्लो को चालू रखना, दुनिया में तेल की सप्लाई अनइंटरप्टेड रहे, ग्लोबल इकोनॉमी स्टेबल रहे। 2. डिटेरेंस स्ट्रैटेजी: डर बनाना, ईरान को यह दिखाना कि अगर तुमने रास्ता बंद किया तो हम जवाब देंगे। ट्रूप डिप्लॉयमेंट का असली मतलब: अमेरिका जब सैनिक तैनात करता है तो वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं होता, यह एक मैसेज भी होता है। 2. ईरान के लिए संदेश: हम एस्केलेशन, युद्ध बढ़ाने के लिए तैयार हैं। 3. एलाइज, साथी देशों के लिए: अमेरिका आपके साथ खड़ा है, चिंता मत करो। 4. ग्लोबल मार्केट्स के लिए: सिक्योरिटी कंट्रोल में है, पैनिक की जरूरत नहीं। ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक को रोकना: अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है, तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, स्टॉक मार्केट्स गिर सकते हैं, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। इसलिए यूएस की कोशिश है पहले से ताकत दिखाकर संकट को होने से रोकना। आसान शब्दों में निष्कर्ष: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन। ईरान इसे प्रेशर टूल की तरह इस्तेमाल करता है, यूएस इसे खुला रखना चाहता है। ट्रूप्स सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि पावर सिग्नल प्लस स्टेबिलिटी मैसेज। मिडिल ईस्ट में यूएस सैन्य मौजूदगी का पैमाना, स्केल ऑफ यूएस प्रेजेंस। पहले से ही बड़ी सैन्य ताकत मौजूद मिडिल ईस्ट में लगभग 40,000 से 50,000 अमेरिकी सैनिक पहले से तैनात हैं। ये सैनिक अलग अलग बेसेस, नेवल फ्लीट्स और एयर ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। 2. एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेवल पावर क्षेत्र में मल्टीपल एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स तैनात हैं, साथ में डिस्ट्रॉयर्स, फाइटर जेट्स, F-35, F-22 आदि। ये पूरी नेवल शक्ति तेज अमला प्लस डिफेंस दोनों के लिए तैयार रहती है। 3. प्रमुख एयरबेसेस, रणनीतिक केंद्र। कतार आल उदेद एयरबेस यूएस सेंट्रल कमांड का मुख्य हब, लगभग 10,000 सैनिक प्लस सैकड़ों एयरक्राफ्ट। यूएई आल धाफरा एयरबेस इंटेलिजेंस प्लस एयर स्ट्राइक ऑपरेशंस के लिए महत्वपूर्ण। बहरीन यूएस नेवी की 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, पूरे गल्फ रीजन की नेवल सिक्योरिटी यहीं से कंट्रोल होती है। 4. अतिरिक्त 3,500 सैनिक क्यों महत्वपूर्ण है? हाल ही में लगभग 3,500 सैनिक और भेजे गए हैं। ये संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। कॉम्बैट रेडीनेस फेज की ओर संकेत। प्री पोजिशनिंग ऑफ फोर्सेस, पहले से मौजूद सेना को मजबूत करना। रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी,
जरूरत पड़ते ही तुरंत ऑपरेशन शुरू कर सकें। स्पेशलाइज्ड मिशंस के लिए तैयारी, जैसे रेड्स, टारगेटेड स्ट्राइक्स, फैसिलिटी कैप्चर। स्ट्रेटेजिक मीनिंग आसान भाषा में, ये फुल स्केल वॉर नहीं है अभी, लेकिन ये क्लियरली दिखाता है कि यूएस रेडी टू फाइट एनी टाइम मोड में आ रहा है। स्थिति डिटेरेंस से कॉम्बैट प्रिपरेशन की ओर जा रही है। आसान निष्कर्ष, पहले से ही भारी यूएस प्रेजेंस मौजूद है। नेवी प्लस एयरफोर्स प्लस बेसिस इज अ फुल मिलिट्री इकोसिस्टम। 3,500 एक्स्ट्रा ट्रूप्स इज ये अब सिर्फ वार्निंग नहीं, एक्शन की तैयारी। की मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, मुख्य सैन्य लक्ष्य, आसान हिंदी में। 1. इरानियन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करना, खतरे को खत्म करना। अमेरिका का पहला लक्ष्य होगा कि ईरान की उन क्षमताओं को खत्म किया जाए जो समुद्री रास्तों को खतरे में डालती हैं। क्या डिस्ट्रॉय करना है? कोस्टल मिसाइल बैटरीज, तट से दागी जाने वाली मिसाइलें। एंटी शिप सिस्टम्स, जहाज़ों को निशाना बनाने वाले हथियार। ड्रोन लॉन्च साइट्स, ड्रोन हमले करने के ठिकाने। गोल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह सेफ बनाना ताकि ऑयल शिपिंग बिना रुकावट चल सके। खार्ग आइलैंड को सीज या डिसेबल करना। खार्ग आइलैंड ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर है। 2 संभावित रणनीतियाँ। टेम्परेरी ऑक्यूपेशन, अस्थायी कब्जा, यूएस कुछ समय के लिए आइलैंड को कंट्रोल कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन, ढांचे को नष्ट करना, ऑयल टर्मिनल्स, स्टोरेज और लोडिंग फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना। गोल, ईरान की ऑयल इनकम बंद करना, उस पर इकोनॉमिक प्रेशर डालना। इंटेलिजेंस एंड न्यूक्लियर डिमेंशन, यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी भी है। पॉसिबल मिशंस, एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल्स को ढूंढना, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की रियल स्थिति पता करना, न्यूक्लियर ब्रेकआउट रोकना, यानी ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। ये सीधे जुड़ा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। आसान निष्कर्ष, सिंपल समरी। मिलिट्री टारगेट, ईरान की अटैक कैपेबिलिटी खत्म करना। इकोनॉमिक टारगेट, ऑयल एक्सपोर्ट रोककर दबाव बनाना। स्ट्रेटेजिक टारगेट, न्यूक्लियर वेपन्स बनने से रोकना। कुल मिलाकर सिक्योरिटी प्लस इकोनॉमी प्लस न्यूक्लियर कंट्रोल यूएस की पूरी स्ट्रैटेजी। ग्राउंड ऑपरेशंस इतने खतरनाक क्यों है? अगर अमेरिका ज़मीन पर ऑपरेशन करता है तो सबसे बड़ा खतरा है ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर, आसमान युद्ध रणनीति। इसका मतलब कमज़ोर दिखने वाला देश भी सस्ते लेकिन खतरनाक तरीकों से ताकतवर दुश्मन को भारी नुकसान दे सकता है। ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर एडवांटेज, ईरान सीधे अमेरिका जैसी ताकत से टक्कर नहीं लेता बल्कि स्मार्ट और लो कॉस्ट तरीकों से लड़ता है। 1. स्वार्म टैक्टिक्स, झुंड में हमला करेगा। बहुत सारी छोटी छोटी फास्ट बोट्स एक साथ हमला करती हैं, दुश्मन के बड़े जहाज़ एयरक्राफ्ट कैरियर को घेर लेती हैं। इसे रोकना मुश्किल होता है क्योंकि टारगेट बहुत ज़्यादा होते हैं। डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। नेवल माइंस, समुद्री बारूदी सुरंग, समुद्र में छिपाकर माइंस बिछा दी जाती हैं। जहाज़ टकराते ही एक्सप्लोड, इससे शिपिंग रुक जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो सकता है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर असर। ड्रोन्स, सस्ते लेकिन खतरनाक, बहुत सस्ते, हज़ारों डॉलर, लेकिन हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक ड्रोन सस्ता लेकिन उसे रोकने वाली मिसाइल बहुत महंगी, इसलिए यूएस का डिफेंस सिस्टम इकोनॉमिकली ड्रेन हो सकता है। स्वार्म ड्रोन्स, एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स, डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स, लंबी दूरी की मार, ईरान के पास मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल आर्सेनल है। यूएस बेसिस, शिप्स और एलाइज को टारगेट कर सकता है। ये मिसाइल्स तेजी से हमला करते हैं, इंटरसेप्ट करना मुश्किल। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, क्यों डर लगता है? यूक्रेन वॉर जैसा पैटर्न, सस्ते ड्रोन्स प्लस लगातार हमले, बड़े वेपन सिस्टम्स को भी चैलेंज। रेड सी में हौतीज अटैक्स, छोटे ग्रुप ने ग्लोबल शिपिंग डिसरप्ट कर दी। यही ईरान का प्रॉक्सी मॉडल है, यानी छोटे हथियार प्लस स्मार्ट टैक्टिक्स, बड़ा इम्पैक्ट। ग्राउंड वॉर इतना रिस्की क्यों? अगर यूएस ज़मीन पर जाता है, हर जगह हिडन थ्रेट्स, माइंस, ड्रोन्स, मिसाइल्स, क्लियर बैटलफील्ड नहीं होगा। गेरिला स्टाइल वॉर, सप्लाई लाइंस पर लगातार हमला, युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा। लॉन्ग वॉर,
इसे कहते हैं इजी एंट्री बट वेरी हार्ड एग्जिट। आसान निष्कर्ष, ईरान वीक नहीं है बल्कि डिफरेंट तरीके से स्ट्रांग है। उसका गोल है यूएस को सीधे हराना नहीं बल्कि उसे थका देना, महंगा युद्ध बनाना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आसानी से बंद हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया का सबसे संवेदनशील तेल मार्ग है और इसे पूरी तरह बंद करना ज़रूरी नहीं। थोड़ा सा डिसरप्शन भी ग्लोबल पैनिक पैदा कर सकता है। ईरान कैसे इसे डिसरप्ट कर सकता है? नेवल माइंस बिछाना। ईरान के पास हज़ारों माइंस है जो जहाज़ों को रोक सकते हैं। शिप्स को डुबाना या डैमेज करना, टैंकर पर अटैक, बाकी जहाज़ खुद रुक जाते हैं। मिसाइल स्ट्राइक्स, तट से जहाज़ों को टारगेट करना। एक्सपर्ट्स के अनुसार माइंस प्लस मिसाइल्स प्लस ड्रोन्स मिलकर शिपिंग को रोक सकते हैं। क्यों? थोड़ा डिसरप्शन भी खतरनाक है। इंश्योरेंस कंपनीज जहाज़ भेजना बंद कर देती है। ऑयल सप्लाई अचानक गिर जाती है। कीमतें तेज़ी से बढ़ती हैं। हाल ही में ऑयल प्राइसेस तेज़ी से बढ़े हैं। मतलब फुल ब्लॉकेड नहीं, सिर्फ डर ही ग्लोबल क्राइसिस बना सकता है। कार्ग आइलैंड इक्वल्स मिलिट्री ट्रैप। कार्ग आइलैंड ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर। लगभग 90% ऑयल यहीं से जाता है। अगर यूएस इसे कैप्चर करने की कोशिश करे, ईरान क्या कर सकता है? आइलैंड को चारों तरफ से घेर सकता है। लगातार मिसाइल बराजेस, बार बार हमले, ड्रोन अटैक्स, सप्लाई लाइंस काट देना, यानी यूएस फोर्सेस आइलैंड पर फंस सकते हैं। क्यों यह मिलिट्री ट्रैप है? छोटा आइलैंड, एस्केप मुश्किल, चारों तरफ पानी, लिमिटेड रीइंफोर्समेंट, हर समय मिसाइल प्लस ड्रोन थ्रेट। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रूप्स यहाँ हाईली वल्नरेबल होंगे। स्मॉल आइलैंड, बिग वॉर सिनेरियो। कार्ग आइलैंड छोटा है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। ईरान की इकॉनमी यहीं से चलती है। यूएस अगर अटैक करे, ईरान फुल रिटेलिएशन करेगा। हॉर्मूज प्लस कार्ग, ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। आसान निष्कर्ष, हॉर्मूज को पूरी तरह बंद करना ज़रूरी नहीं। थोड़ा डिसरप्शन इक्वल्स ग्लोबल पैनिक। कार्ग आइलैंड को कैप्चर करना आसान लग सकता है, लेकिन असल में यह हाई रिस्क मिलिट्री ट्रैप है। प्रॉक्सी वॉर एक्सप्लोजन, प्रॉक्सी युद्ध का विस्फोट। अगर सीधा युद्ध बढ़ता है तो सबसे बड़ा खतरा है प्रॉक्सी वॉर एक्सप्लोजन, यानी ईरान अपने सहयोगी समूहों प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर सकता है। ईरान किन किन प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर सकता है? ईरान ने सालों में मिडिल ईस्ट में एक पूरा नेटवर्क बनाया है जिसे अक्सर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। डबल एक हिजबुल्लाह, लेबनान, मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर मिलिशियाज में से एक, हजारों मिसाइल्स और ट्रेन फाइटर्स। क्या कर सकता है? इसराइल पर रॉकेट मिसाइल हमला, नॉर्दर्न फ्रंट खोल सकता है। 2. हुथीज, यमन, रेड सी के पास स्ट्रांग पोजीशन, मिसाइल्स प्लस ड्रोन से शिपिंग अटैक कर सकते हैं। हाल ही में हुथीज ने कॉन्फ्लिक्ट में एंट्री ली और मिसाइल अटैक भी किया। इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब, ऑयल सप्लाई खतरे में। 2. इराक सीरिया मिलिशियाज, ईरान समर्थित कई आर्म्ड ग्रुप्स मौजूद हैं। यूएस बेसिस और एलाइज को टारगेट कर सकते हैं। रोल गेरिला अटैक्स, ड्रोन प्लस रॉकेट स्ट्राइक्स। रिजल्ट वॉर फैल जाता है। रीजनल एक्सप्लोजन, अगर ये सभी ग्रुप्स एक साथ एक्टिव हो जाएं, लेबनान लेबॉन हिजबुल्लाह फ्रंट, यमन रेड सी अटैक्स, इराक सीरिया यूएस बेसिस पर हमले, यानी एक देश का युद्ध पूरे वेस्ट एशिया में फैल जाता है। क्यों यह सबसे खतरनाक सिनेरियो है? मल्टीपल फ्रंट्स, कई जगह एक साथ युद्ध, यूएस और एलाइज को हर जगह लड़ना पड़ेगा। शिपिंग रूट्स, हॉर्मोज प्लस रेड सी दोनों खतरे में। ग्लोबल ऑयल क्राइसिस और बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये प्रॉक्सी ग्रुप्स ईरान को बिना सीधे युद्ध के भी ताकत दिखाने देते हैं। आसान निष्कर्ष, ईरान अकेले नहीं लड़ता, वो नेटवर्क के जरिए युद्ध फैलाता है। प्रॉक्सी एक्टिवेशन, आखाब प्रॉक्सीज, इनकॉर्पोरेटेड रीजनल वॉर, ग्लोबल इम्पैक्ट। इकोनॉमिक एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, आर्थिक और वैश्विक असर। 1. ऑयल क्राइसिस, तेल संकट। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ता है तेल, ऑयल पर। क्या होगा? ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ेंगे। सप्लाई अनसर्टन हो जाएगी, कभी मिलेगी कभी नहीं। पेट्रोल डीजल महंगा, आम लोगों पर सीधा असर।
क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल के लिए इसी रीजन पर निर्भर है। 1973 जैसा संकट क्यों कहा जाता है? ये स्थिति कुछ हद तक 1973 ऑयल क्राइसिस जैसी हो सकती है। तब मिडिल ईस्ट देशों ने ऑयल सप्लाई रोक दी थी। पूरी दुनिया में फ्यूल शॉर्टेज हो गया था। कीमतें कई गुना बढ़ गई थीं। इसलिए आज भी डर है, हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। ट्रेड डिसरप्शन, व्यापार में बाधा, ग्लोबल ट्रेड पर असर, शिपिंग इंश्योरेंस बहुत महंगा हो जाएगा। वॉर जोन में जहाज भेजना रिस्की होता है। कई शिप्स राउट बदल देंगे। डिलीवरी डिले प्लस कॉस्ट इंक्रीज। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, फ्यूल सब पर असर। कंबाइंड इम्पैक्ट, दोनों का असर एक साथ। अगर ऑयल प्लस ट्रेड दोनों प्रभावित होते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट्स गिर सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो सकती है। यानी एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, पूरी दुनिया पर असर। आसान निष्कर्ष, ऑयल क्राइसिस, सीधा असर हर इंसान पर। ट्रेड डिसरप्शन, ग्लोबल बिजनेस स्लोडाउन, दोनों मिलकर इकोनॉमिक शॉक। पॉलिटिकल डिमेंशन, राजनीतिक पहलू, लीडरशिप। डोनाल्ड ट्रंप अगर यूएस में नेतृत्व डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता के हाथ में हो, तो फैसले अक्सर अग्रेसिव लेकिन कैलकुलेटेड होते हैं। वे ताकत दिखाने, पावर प्रोजेक्शन पर जोर देते हैं, लेकिन लंबे और महंगे युद्धों से बचने की कोशिश भी करते हैं। इंटरनल यूएस डायनामिक्स, अंदरूनी हालात। पब्लिक ऑपोजिशन, जनता का विरोध। अमेरिका की जनता पहले ही इराक और अफगानिस्तान युद्धों से थक चुकी है। लंबे युद्ध, बहुत खर्च, सैनिकों की जान का नुकसान। पॉलिटिकल बैकलैश, सबसे बड़ा डर, अनदर इराक अफगानिस्तान सिनेरियो। सालों तक चलने वाला युद्ध, क्लियर जीत नहीं, ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन। इसलिए आम लोग और कई नेता चाहते हैं नो मोर एंडलेस वॉर्स। पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट, राजनीतिक सीमाएं। इन सब कारणों से यूएस सरकार पर प्रेशर होता है। XXX लार्ज स्केल ग्राउंड वॉर से बचना। 7. लिमिटेड ऑपरेशंस, छोटे टारगेटेड मिशंस पर फोकस। एयर स्ट्राइक्स प्लस स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल। स्ट्रेटेजिक रियलिटी, यूएस पूरी ताकत रखता है फुल इन्वेजन की, लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी कहती है वॉर शुरू करना आसान है, खत्म करना मुश्किल। पब्लिक सपोर्ट के बिना लॉन्ग वॉर टिक नहीं सकता। आसान निष्कर्ष, लीडरशिप स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन बहुत मायने रखता है। इसलिए यूएस लाइकली करेगा लिमिटेड एक्शन, नॉट फुल स्केल वॉर। पॉसिबल सिनेरियोज, संभावित स्थितियां आसान हिंदी में। सिनेरियो 1, लिमिटेड सक्सेस, सीमित सफलता। क्या होगा? यूएस की मिलिट्री टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर देता है। ईरान एस्केलेशन, युद्ध बढ़ाना अवॉइड करता है। दोनों पक्ष निगोशिएशन, बातचीत की ओर बढ़ते हैं। इस तरह के सिनेरियो को कई एनालिस्ट्स शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट प्लस डिप्लोमेसी आउटकम मानते हैं। रिजल्ट, वॉर जल्दी कंट्रोल में आ जाता है, ऑयल मार्केट स्टेबलाइज होने लगता है, पॉलिटिकल सेटलमेंट पॉसिबल। लंबा चलने वाला युद्ध, क्या होगा? लगातार एयर स्ट्राइक्स, ड्रोन अटैक्स, रेड्स। ईरान भी लगातार जवाब देता रहेगा। कोई डिसाइसिव जीत नहीं। एक्सपर्ट्स इसे वॉर ऑफ एट्रिशन, थकाने वाला युद्ध कहते हैं। इम्पैक्ट, ऑयल क्राइसिस जारी रहेगा, ग्लोबल इकोनॉमी पर लगातार दबाव, कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे फैल सकता है। IMF ने भी चेतावनी दी है कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल ग्रोथ को स्लो कर सकता है। डॉलर सिनेरियो 3, फुल स्केल वॉर, पूरी तरह का युद्ध। क्या होगा? यूएस ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर देता है। पूरा मिडल ईस्ट रीजनल वॉर में बदल सकता है। मल्टीपल कंट्रीज प्लस प्रॉक्सीज शामिल हो जाते हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट, ऑल सप्लाई हेविली डिसरप्टेड, हॉर्मुज बंद हो सकता है। ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं। ग्लोबल मार्केट्स क्रैश। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर एस्केलेशन बढ़ता है तो दुनिया को वर्स्ट केस एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है।